अगर आपको पता चले नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे असम की बाढ़ पर। असम की बाढ़ को कवर करने निखिल वाट हमारे साथी इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो कई बार नो नेटवर्क या लो नेटवर्क जोन में हैं, तो कई बार फ़ोन करते हैं, तो उनसे संपर्क साधना थोड़ा मुश्किल होता है। जब तक हम ये बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी टीम उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश भी कर रही है लगातार। निखिल के सब अलावा हमारे साथ होंगे अमित ईस्ट मोजो के पत्रकार हैं और इस समय नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की खबरों को प्रमुखता से कवर करते हैं। साथ में होंगे श्यामकनु महंता जो फ्लड मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। असम 26 जिले 31 लाख लोग, इतने लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जो खबरें, जो इनपुट्स हमें ग्राउंड से मिल रहे हैं वो ये है कि किसी ज़िले में सिलचर, जैसे हमारे पास सिलचर से फ़ोन आया, एक प्रोफेसर हैं उनका, उन्होंने कहा कि सिलचर में बड़ी बुरी स्थिति है। फिर उनका दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सिलचर में पानी गिरने लगा है, कुछ कम होने लगा है, लेकिन अब दूसरी जगहों पे स्थितियां भयावह हो रही हैं, पानी तक पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि पानी जब ड्रॉप किया जाता है तो पानी की बोतलें फूट फाट जाती हैं। जब हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जा रहा है, पानी की बोतलों का दाम पेट्रोल डीजल से ज़्यादा महंगा है। हमें ये भी इनपुट मिल रहा है, लेकिन ये दिल्ली नोएडा में बैठे हुए हमारे इनपुट है। बहुत सारे लोग अभी ग्राउंड पे हैं, अमित हैं, निखिल हैं, श्यामकनु जी हैं, ये लोग वहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अमित का रुख करूँगा। अमित, इस समय असम में जो बाढ़ की स्थिति है, मैं उस पर बात करने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा असम की डेमोग्राफी कि जो हर साल 3-4 बार इस तरह की बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जून से लेके सितंबर के महीने तक लो एंड हाई बना रहता है बाढ़ का कई इलाकों में। ये क्या है, असम की डेमोग्राफी क्या है कि ये स्थिति आती है? पहले हम बेसिक से शुरू करें, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अमित। सिद्धांत जी, देखिए, जो असम का मैप है, अगर आप उस तरह से देखें तो ये जो अपर असम कहते हैं, तो चाहे डिब्रूगढ़, धेमाजी, तिनसुकिया, इन इलाकों से लेकर के लोअर असम का, चाहे वो धुबरी हो, बरपेटा हो, ये एरिया जो आपको और मुझे अपर असम और लोअर असम की तरह से समझाया जाता है। तो गुवाहाटी के नीचे की तरफ अगर आप देखें तो लोअर असम का इलाका होता है, उसके ऊपर मध्य असम, सेंट्रल असम, फिर अपर असम है। ऐतिहासिक तौर पर इस एरिया में ज्यादा बाढ़ आता है। 2017 में जैसे आपको सोनितपुर में बहुत भयंकर बाढ़ आया था, 2018 में भी उन इलाकों में कुछ इलाकों में बाढ़ आया था। इस बार क्या हुआ है कि हालांकि इन इलाकों में भी बाढ़ है, अगर आप जैसे लोअर असम में देखें तो बरपेटा की हालत भयावह है, एकदम रही है। वैसी बजाली डिस्ट्रिक्ट की हालत बहुत बुरी है, नौगांव की हालत बहुत बुरी रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जिसको हम बराक वैली कहते हैं, बराक घाटी जो कहते हैं, जो आपको, अगर आप असम गुवाहाटी में है और आपको अगर त्रिपुरा, मिजोरम जाना हो, तो आप ऐसे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये बराक वैली होता है। सिलचर प्रमुख बड़ा शहर है और उसके अलावा करीमगंज, हाइलाकांडी, ये सब इलाके हैं। शायद पिछले साल कई लोगों ने असम मिजोरम बॉर्डर का जब हालात बुरे हुए थे, जब 6 असम पुलिस के लोगों को मारा गया था, तब कई बार ने पहली बार शायद बराक वैली का नाम भी सुना होगा बाहर के लोगों ने। लेकिन इस बार उस इलाके में बाढ़ बहुत ज्यादा आई है। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि उस इलाके में अगर आप वो रीजन को अगर आप देखिए, गुवाहाटी से त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर के बीच में, तो जो एक साइड में आपको राइट हैंड साइड पे एनसी हिल्स, नॉर्थ कचर हिल्स जो दिखेगा, जो आप आज के जमाने में जिसको हम कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाव कहते हैं। तो मई के महीने में जो बाढ़ आई थी, जो हाफलोंग रेलवे स्टेशन की जो आपने हालात देखे थे, वो भी उसी इलाके में थे। उस टाइम पे भी सिलचर में थोड़ा पानी भरा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बांध, तटबंध जो होते हैं, जो यहाँ पे जिनको मथौरी कहते हैं, एम्बैंकमेंट जो होते हैं, वो टूटने की वजह से मतलब बाढ़ की हालत बहुत ज्यादा बुरी हुई है। क्योंकि सिलचर में बाकी असम की तरह बाढ़ आपकी इतना आम बात नहीं है। इस तरह का बाढ़ शायद 18-20 सालों में नहीं देखा गया है। इनफैक्ट कई लोग तो बोल रहे हैं कि आज तक ऐसा बाढ़ नहीं आया है सिलचर। और ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत जल्दी आया ये बाढ़, और ये तटबंध टूटने की वजह से भी, बारिश की वजह से भी है। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हुआ, लेकिन बारिश के अब बाद तटबंध टूटने की वजह से भी बहुत कुछ हुआ यहाँ। फिलहाल जो आप जो देख रहे हैं वो बराक वैली का है, लेकिन बाकी हिस्सों में भी हालात काफी बुरे हैं। और इस समय वहाँ पे अमित क्या स्थिति है? बाढ़ की स्थिति तो हो गई, आपने एरिया वाइज बता दिया, लेकिन राहत की स्थिति क्या है? क्या राहत पहुंचाई जा रही है? क्या एम्पल स्थिति में राहत है? क्या देखिए, जो असम की स्थिति है उसको लेकर, क्या बाढ़ को लेकर, इसको लेकर पहले से सरकारों की कोई तैयारी दिखती है ग्राउंड पे? अमित, देखिए, ये बात, इसको दो तरह से समझना चाहिए हमें कि एक होता है पोस्ट डिजास्टर रिलीफ। तो
उसके लिए टीम मौजूद है, चाहे वो स्टेट SDRF हो, स्टेट डिजास्टर रिलीफ, या फिर नेशनल डिजास्टर रिलीफ, NDRF, SDRF, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां जहां लोगों की जरूरत पड़ी, जैसे कुछ दिन पहले भुवनेश्वर से NDRF के लोग लाए गए थे तो मदद करने के लिए, ये सब है। प्री डिजास्टर रिलीफ में जैसे कि अभी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग स्कूलों में रहते हैं, ठीक है, तो अगर स्कूल अगर रिलीफ कैंप बनते हैं तो ये सवाल उठता है कि पहले से क्या तैयारी की जाती है। अगर आपको सरकारी जो बिल्डिंगें हैं उनमें अगर लोगों को रखना है तो बाढ़ से पहले क्या किया जाता है। अभी ये देखने को मिला है कि हमें रिलीफ के नाम पे बहुत कुछ दिखता है, लेकिन ये चीज आप कंपनसेशन में नहीं देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी करीब 80 से 90 हजार हेक्टेयर जमीन जो है उसमें खेती बर्बाद हुई है और ये बहुत बुरी तरह से ध्वंस हुई है। मतलब समझ लीजिए कि इतना अगर बर्बाद हुआ तो इसके साथ साथ 2 गुना और तो मतलब पानी भर के उसको माना नहीं जा रहा। अब एक कृषि बहुल समाज, जहां पर सबसे ज्यादा लोग, भारत में वैसे भी कृषि बहुल समाज ही है हम लोग अभी भी, लेकिन असम में और भी हम डिपेंड करते हैं। हाँ, मतलब आपके यहाँ स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट थी उन्होंने कहा था कि पिछले 6-7 दशकों में राज्य का लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर जो है वो कटाव में चला गया, ब्रह्मपुत्र के कटाव में चला गया। जी देखिए, अगर आप जो खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया है वो NRC CA को लेकर इतना बात करती है कि कई बार जब हम बाढ़ के ऊपर विश्लेषण करते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, धुबरी जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। धुबरी में जो लैंड इरोजन है, जिसको यहाँ पे गोराकुआनिया कहते हैं, वो इतना बुरा है कि वहाँ के लोकल MPs MLA ने कई बार डिमांड किया है कि इसको नेशनल डिजास्टर, मतलब नेशनल इशू होना चाहिए। आप माजुली की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि माजुली इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड, मतलब जिसमें लोग रहते हैं, रिवर आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा है। उसका अगर आप मैप देखें 1901-1902 से लेके तो अभी कम से कम 40% छोटा हो चुका है। जहां 1100 एकड़ की स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही थी, वहां 500, 550, 600 किलोमीटर की बात हो रही है स्क्वायर। तो ये समस्या आज की नहीं है और ये समस्या हमेशा रही है, लेकिन बात ये हो रही है यहाँ पर कि इसको सही तरीके से लड़ा क्या जाए, इसके ऊपर बात नहीं होती, क्योंकि बाढ़ खत्म होता है लोग इसको भूल जाते हैं। बस गुवाहाटी में नाले साफ कर देते हैं, वो भी नाला साफ करके कचरा उस नाले के बाहर रख देते हैं, जब पानी आता है तो वापस कचरा नाले में चला जाता है। इसके कारण लोग जब कह रहे थे कि गुवाहाटी में बाढ़ आई थी तो मैंने ऑब्जेक्ट किया था कि इसको बाढ़ मत कहिए, इसको वाटर लॉगिंग कहिए, क्योंकि आपने वेटलैंड्स को खत्म कर दिया है। तालाब वालाब जो थे उनको, झील को बंद करके उसके ऊपर जब मकान बनाओगे तो बाढ़ आपके घर में ही आएगा। तो शहरों में फ्लडिंग से ज्यादा वाटर लॉगिंग की इश्यू है और बाकी जगह जो है वो हालात आपके सामने है। ये मतलब मैं ये मानता हूं कि रिलीफ के नाम पे काफी काम हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू बी सिटिंग हियर एंड डिसमिसिंग देम, लेकिन ये बात जरूरी है कि जब आपको पता है कि बाढ़ की हालत बुरी है, जब आप लोअर असम में जाइए, बोरपेटा, ग्वालपारा, ये सब गाँवों में पूरे साल साफ पानी नहीं मिलता पीने को, लोगों को दिक्कत होती है। तो जब पूरे साल जब बाढ़ नहीं है तब पीने के पानी की दिक्कत है, तो आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि बाढ़ आने के बाद ये सिचुएशन और बुरा होगा। तो फिर अब जाके बाढ़ आने के 5 दिन बाद सिलचर में आपने देखा कि ऑक्सफैम और NDRF ने वो वाटर क्लीनिंग मशीन लेकर वो लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये पहले क्यों नहीं किया गया। जैसे कि बम्बई में 2005 में जब बाढ़ आई थी पता चला था कि सारे नाले और जो नदियां थी उनमें कचरा भरा हुआ था, तो उनको साफ करना जरूरी था। सिलचर में जो बड़े बड़े नाले हैं, जो कनाल्स हैं, उनको साफ नहीं किया गया था, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी हैं। रमकीर खालकल की जगह है, उनका नाला है जो साफ करना था, साफ नहीं किया गया है। अभी आपको विशेषज्ञ जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी मैप करो, देखो कि कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं जब अभी पानी भरा है, ताकि आगे कभी ऐसा सिचुएशन हो तो हमें पता रहे, सतर्क रहें हम। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मानसून के सीजन में जब बिहार में अतिवृष्टि होती है, भयानक बारिश होती है, तब भी यही बात सामने आती है। लेकिन मैं श्यामकनु जी से जानना चाहूँगा कि श्यामकनु जी, यहाँ पे जो अमित बता रहे हैं कि पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट शायद थोड़ा कमज़ोर साबित होता दिख रहा है ऐसे मौक़ों पर। जाहिर सी बात है, जब डिज़ास्टर के बाद आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसका मतलब है कि आपने शायद पहले काम किया, लेकिन शायद उतना काम नहीं किया शायद जितना ज़रूरी था। लेकिन क्या हम नागरिकों
और तमाम चीज़ों के साथ तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी तय करने के साथ कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ों के साथ क्या हम इस बात पर भी बात कर सकते हैं, या असम के बाढ़ के सिनारियों में ये गुंजाइश बचती है कि वहाँ पे क्या उस तरीके की प्लानिंग, उस तरीके का मैनेजमेंट का सिस्टम, वो प्रोटोकॉल और वो पूरा सिस्टम डेवलप ही नहीं किया गया कि जिससे इतनी भयानक बाढ़ आए तो पानी निकल सके, 4,500 मवेशी बहे न, राहत कैंपों में क्राउडिंग न हो, खाने के पैन और पानी के पैकेट एयर ड्रॉप न किए जाएं। सर, क्या कहना है आपका? पहले आपको धन्यवाद। इतना इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। लास्ट फ्यू डेज महाराष्ट्र पूरा डोमिनेट कर रहा था। हमारा इशू महाराष्ट्र नहीं है, हमारा इशू हमारा फ्लड है। तो थैंक यू सो मच ये जो इशू लेने के लिए। अमित को धन्यवाद कि अमित ने बहुत रिलेवेंट पॉइंट रेज किया है, और हम टेक्निकली इशू को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस बार का जो बाढ़ है, जो लास्ट हिस्ट्री में हमने कभी ऐसे बाढ़ नहीं देखा है। असम में बाढ़ रेगुलर फीचर है, रेगुलरली होते रहते हैं, लेकिन इस बार क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है, असम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। एक आईपीसीसी का एक रिपोर्ट के मुताबिक जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है असम और मेघालय में। फ्रेजाइल इकोलॉजी, हमारा जो पर्यावरण है, वेरी फ्रेजाइल। 17 जून में 1000 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है मौसिनराम में। तो देश में एक साल का जो टोटल रेनफॉल एक ही दिन में हुआ है। एक साथ डेवास्टेशन हमने दिमा हसाम में देखा, सिलचर में देखा, लोअर असम में देखा, और साथ में कुछ डैम का हमारा यहाँ का जो असम भूटान में जो डैम है अरुणाचल में, वो मोस्टली पावर प्लांट ओरिएंटेड डैम है, जिसमें फ्लड कुशनिंग प्रोविजन नहीं। इसीलिए जो एक्सेस रेनफॉल के कारण जब वो वाटर रिलीज शुरू कर देते हैं तो फ्लड ज्यादा हो रहा है लोअर असम में। और इस बार इज नेचुरल ऑकेजन, जलवायु परिवर्तन के लिए इस बार रेन ज्यादा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एंड पोस्ट फ्लड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, चीफ मिनिस्टर एग्रेसिवली इसको टैकल किया है, बट प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट ये फ्लड क्या दे रहा है। वी नो एवरी साल फ्लड आएगा। 2016 में एक स्टडी किया गया था। इस स्टडी के मुताबिक एक साल में 10,000 करोड़ का एसेट, संपत्ति ध्वंस होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग, आपका गवर्नमेंट का जो फ्लाईओवर्स, ब्रिज, और जो हमारा खेत का एसेट, 10,000 करोड़ ऑफ एसेट एवरी ईयर नुकसान हो रहा है असम। एक साल में 1 लाख करोड़, ये असम का प्रॉब्लम है। लास्ट 50 साल में कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया कि इसको एड्रेस किया जाए। असम में जो बांध पानी को एड्रेस करते हैं, जो अमित ने बोला है कि प्री इवेंट फ्लड के पहले क्या करते हैं, हमारे एम्बैंकमेंट, हमारे पास अराउंड 5,000 एम्बैंकमेंट है। वो 5,000 1960 का एम्बैंकमेंट है, और मैक्सिमम एम्बैंकमेंट अभी हालत खराब है। तो अभी जो बार बार वो ब्रिज होते रहते हैं, बार बार फ्लड होते रहते हैं। तो बेसिकली गंगा में एक रिजुविनेशन प्लान हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में नहीं हुआ। ब्रह्मपुत्र इज सच एन इम्पोर्टेंट रिवर, पूरा उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, चाइना के साथ रिलेशनशिप से लेके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रिवर है इंडिया का, लेकिन अभी तक कोई एफर्ट नहीं किया। इस फ्लड को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हमको वी हैव टू लिव विथ फ्लड। फ्लड के साथ सहावस्थान करना जरूरी है। दैट इज वन पार्ट, बट ये फ्लड कम कर सकता है। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट का जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। चाइना ने जो किया है हुआंगहो रिवर में, जो हुआंगहो रिवर, जो रेड रिवर कंट्रोल कर लिया, तो ब्रह्मपुत्र को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता है? कर सकता है। इतना टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस एरिया में। आई टॉक अबाउट ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट का जरूरत है, जिसमें एक है जो अमित ने बोला है फ्लड से पहले। अब तो पता चल जाएगा इस समय फ्लड आएगा। एक जैसे उड़ीसा में करता है, उड़ीसा में जब साइक्लोन था, जब साइक्लोन से पहले वो शेल्टर सेंटर रहता है, जिसमें आदमी लोग शेल्टर सेंटर में रहता है, और साइक्लोन के बाद वो कल्चरल सेंटर बन जाता है। असम का सिलचर में, मोरीगांव में, लोअर असम में, धेमाजी में ऐसा शेल्टर सेंटर बन सकता है। जो बाढ़ के सब इसको पता चल जाता है कि बाढ़ आएगा, 2 दिन 4 दिन पहले हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, पूरा एंटायर पॉपुलेशन को वहां ला सकते हैं। और विंटर्स में वो एक कल्चरल सेंटर बन सकता है, वहां में व्यू हो सकता है, वहां में कॉलेज फंक्शन हो सकता है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट असम में नहीं हुआ है प्रिपरेशन फॉर फ्लड। सेकेंडली, जो हमारा एम्बैंकमेंट में है, हमने एक प्रोजेक्ट किया था जियो टेक्सटाइल में, इन ए प्लेस कॉल्ड धोकुआ खाना। वो लास्ट 10-20 साल से वो प्रोटेक्ट कर लिया।
हाई एंड टेक्नोलॉजी से फ्लड को एम्बैंकमेंट रुक सकता है। असम ने करके दिखाया है, जिसमें मैंने खुद इन्वॉल्व था। जियो टेक्सटाइल करके एक प्रोजेक्ट में लास्ट 10-15 साल में कोई फ्लड नहीं हुआ है, मैं एम्बैंकमेंट इसको होल्ड करने में सक्षम हुआ है। तो जियो टेक्सटाइल में जो आपको 5000 किलोमीटर जो एम्बैंकमेंट है, उसमें 500,000 किलोमीटर में जो वल्नरेबल सेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग टॉप टेक्नोलॉजी, जो उसको बोलते हैं जियो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वो कर सकते हैं। एक बात। दूसरा बात जो है, जो हमारा रिवर इज लाइक ए बॉल, बाहर से पानी आता है, नागालैंड से आता है, मणिपुर से, मेघालय से, भूटान से पानी आके वो साथ में सिल्क लेके आए, नदी का जो बख वो बढ़ गया, रिवर लेवल रेज कर दिया बिकॉज ऑफ पूरा ब्रह्मपुत्र जो ड्रेनेज हो रहा है चारों ओर से। और इसीलिए पहले 1947 में ब्रिटिश के टाइम में रेगुलर रिवर ट्रांसपोर्ट था। डिब्रूगढ़ से कलकत्ता तक 8 डेज में ब्रिटिश ने 3 बार लॉग भेजा था और कोल भेजा था, और आजकल 30 डेज लगता है क्योंकि रिवर नेविगेशन नहीं है। जब रिवर ट्रांसपोर्ट होता है कि रिवर बेड नीचे होते जाता है, तो ब्रिटिश ने कॉन्टिन्यूअसली रिवर बेड को मेंटेन किया था। अब एक चैनल ड्रेस कर, पूरा रिवर ड्रेस करना पॉसिबल नहीं है, चैनल ड्रेजिंग करके एक चैनल रख के रिवर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें ये नीचे आ सकते हैं। और जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सॉइल जो कंजर्वेशन एंगल, सॉइल को कंजर्वेशन करके आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज है, एक वेटिभार नाम का एक प्लांटेशन करके आप होल्ड कर सकते हैं। ये कोई एफोर्ड नहीं हुआ, वी नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए सॉइल कंजर्वेशन करके सॉइल को होल्ड करना है, क्योंकि लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी नागालैंड में, मेघालय में। इसके कारण जो माटी काटने के कारण पूरा माटी नदी में आ जाता है, उसको होल्ड करने के लिए मैसिव प्लांटेशन का जरूरत है, और नॉर्थ ईस्ट नीड दैट प्लांटेशन। साथ में आपको रिवर लिंकिंग जो बात हो रहा है, जो बारिश के समय हमारा पानी बाहर में ला सकता है कि यहाँ में इतना पानी है, बाकी साउदर्न इंडिया में ड्रॉट है, वो कैसे रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो सकता है? जो पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। साथ में आपको स्टोरेज डैम, हमारा ये जो पावर प्लांट है, सब पावर प्लांट है जिसमें फ्लड कुशनिंग प्रोविजन नहीं, हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं एक स्टोरेज डैम होना चाहिए, जो बाहर ब्रह्मपुत्र में जाना होने से वो होल्ड कर सकते हैं और रेगुलेटर रिलीज करके वो पानी को रिलीज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद जैसा बहुत कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, जिसमें लिविंग विथ फ्लड एक कंपोनेंट है, एक चैनल ड्रेजिंग एक कंपोनेंट है, रिवर सॉइल कंजर्वेशन एक कंपोनेंट है, देन रिवर लिंकिंग एक कंपोनेंट, ये सब कंपोनेंट मिला के एक प्रोजेक्ट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिजुविनेशन प्रोजेक्ट। ऐसा एक परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं होने से, एंड लिविंग विथ फ्लड के साथ लीव करने के लिए हम लोग शेल्टर सेंटर क्रॉस असम ये कर सकते हैं, इसमें इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है। लेकिन मैं आपका माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि फ्लड के बारे में, ये जो फ्लड में आपको जो रिहेबिलिटेशन कर कुछ होगा नहीं, एक वन प्रोजेक्ट चाहिए जो पूरा नदी को हम रिवाइव कर सकते हैं और इस फ्लड का प्रॉब्लम कम हो सकता है। जी अमित, जिस बारे में श्यामकनु जी कह रहे थे, मैं आप दोनों ही लोगों से ये मुखातब हूँ इस सवाल को लेके कि असम की बाढ़ में जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट श्यामकनु जी ने उठाया कि रिवर की ड्रेजिंग लंबे समय तक होती रही, अब ड्रेजिंग नहीं हो रही है। अभी जैसे बाढ़ राहत कोष में एकनाथ शिंदे जो इस समय महाराष्ट्र के नए सीएम हैं, उन्होंने दान किए 51 लाख, कई सारे लोग पैसे दान कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिपोर्ट मांगी है कि 15 जुलाई तक प्रभावित लोगों की डिटेल रिपोर्ट चाहिए, और तमाम घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन जिस बेसिक तैयारी की ज़रूरत थी, क्या असम में वो तैयारी लंबे समय से रुकी हुई है? रिवर ड्रेजिंग, तमाम चीज़ों की तैयारी, इरिगेशन प्लान, सॉइल कंजर्वेशन प्लान, मतलब इकोलॉजी की किताबों में हम पढ़ते थे कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, कटाई कितनी ज़रूरी है, पेड़ कितने ज़रूरी हैं, तमाम चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं बाढ़ रोकने के लिए। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि पेड़ लगाओ बाढ़ बचाओ। तो क्या असम में ये तैयारियां इसको थोड़ी सी कम रही? अमित बताएं सर। तो इसके लिए मैं आप थोड़ा सा मुझे 3 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मई में जो बाढ़ आया था वो प्री मानसून जो बारिश थी, अगर आप IMD का डेटा देखें मौसम विभाग का, तो उसमें आप देखेंगे कि प्री मानसून रेंज जो था वो मार्च के महीने तक करीब काफी शॉर्टफॉल था उसमें। इनफैक्ट 10 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो 99% शॉर्टफॉल था। मार्च के एंड तक -60% था शॉर्टफॉल। मई खत्म होते होते वो +28% हो गया। जैसा श्यामकनु साहब ने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो बात हुई है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बारिश आपको 3 महीने में मिलनी थी वो आपको 2 हफ्ते में मिल जाती है। अब
दीमा असम में जो बाढ़ आया वो संयोग नहीं है सिद्धांत जी, इसको आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। पिछले 20 साल में दीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट जो है, जो भारत का शायद सबसे ज्यादा ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, 80% फॉरेस्ट कवर है उस डिस्ट्रिक्ट में, उसका कम से कम 20% फॉरेस्ट कवर कम किया गया है। फरवरी मार्च में रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था जी 20% आप कह रहे हैं? 20%? 20%। हाँ, मतलब मतलब समझ लीजिए लगभग एक चौथाई हिस्सा, 20 से 25%। हाँ, मतलब 5 में से 1 पेड़ काट दिया गया। बिल्कुल उसमें। और ये भी आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ की जो जमीन है, मिट्टी जो है बहुत सॉफ्ट है। जो हाफलोंग रेलवे स्टेशन की जो हालत हुई, अब बहुत लोगों को मालूम नहीं हो कि उससे पहले भी वहां पर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, हाफलोंग हिल नाम से हुआ करता था। ये न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन है जो 2015 के आसपास, 14-15 के आसपास शुरू हुआ है। इसकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पर आपको पेड़ लगातार काटे गए हैं। यहाँ पर आपको स्टोन क्वारिंग इतनी बुरी तरह से हुआ है दीमा हसाव में कि जो जो यहाँ के धरोहर जगह हैं वहां पर आपको दिन दहाड़े आपको स्टोन क्वारिंग हो रहा है। उसके साथ साथ आपको आश्चर्य लगेगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इतनी बारिश हुई है, उसी डिस्ट्रिक्ट को इंटरनेशनल रिपोर्ट ने भारत का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर प्रोन डिस्ट्रिक्ट कहा था। जंगल में आग लगने की संभावना भारत में सबसे ज्यादा दीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट में है और कार्बी आंगलोंग रीजन में है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसको। देखिए, एक और चीज हमको समझना जरूरी है कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पर बारिश, इस साल ऐसा हुआ है कि बारिश हुई है और बाढ़ आई है, लेकिन पिछले साल आपको शायद मालूम हो या शायद मालूम नहीं हो, असम के कई इलाकों में सूखा पड़ा था जी। ऑफिशियली इट वाज डिक्लेयर्ड ड्राउट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ असम। उस दौरान काजीरंगा के एक इलाके बोकाघाट में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन नागालैंड से पानी छोड़ा गया था दोयांग प्रोजेक्ट से। वो पानी आकर खेतों में भर गया। बारिश हुई नहीं है लेकिन खेतों में पानी भर गया है। एम्बैंकमेंट इस तरह जो तटबंध जो बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि नदी का जो प्राकृतिक जिस तरह से बहता है पानी, वो बहने की जगह बची नहीं है अब। इसीलिए क्या होता है कि पहले क्या होता था, पानी सुबह आती थी, शाम को तक निकल जाता था पानी। अब एम्बैंकमेंट ऐसे बने हैं, कई एम्बैंकमेंट अभी ऐसे बने जो पानी को रोक देते हैं जगहों में, जिसके कारण लोगों को इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। आप जब ये बाढ़ खत्म होगा सिद्धांत जी, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन इलाकों में फिर से आए और देखिए कि मवेशियों की हालत क्या होगी। लंपी स्किन डिजीज नाम की जो बीमारी होती है वो किस तरह से फैल के गायों में। जी, आपने एक बार चर्चा की थी मुझसे, फोन पे बातचीत हो रही थी हमारी, आपने इसकी चर्चा की थी कि वो एक भयानक महामारी फैल चुकी है असम में मवेशियों के बीच में। यहाँ पे अभी होगा, अभी यहाँ पे जापानीज ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, लेकिन संभावनाएं तो बढ़ती है ना। महामारी की संभावनाएं तो बाढ़ के बाद हमेशा बढ़ती है। आप बिहार में देख लीजिए, इतना इतिहास आपको पड़ा हुआ है। हाँ। जहाँ पे भी पीने का पानी, अगर पीने का पानी नहीं होगा, अगर औरतों को सहूलियत नहीं मिलेगी, जहाँ मतलब वो बाथरूम भी नहीं है उनके लिए, तो इन सब इलाकों में तो इन्फेक्शन होगा। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि असम में पब्लिक हेल्थ की हालत उतनी अच्छी नहीं है। बांध से पहले या बांध के बाद, बांध पानी के बाद, पब्लिक हेल्थ इज नॉट इन आइडियल सिचुएशन इन असम एनीवेज। तो यहाँ पे हमको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर अब जिस तरह से हालात हो रहे हैं, एक एम्बैंकमेंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश हो रही है। और इसके ऊपर बहुत सारे विशेषज्ञों ने लिखा है इसके बारे में कि आपको पूरा साल आप बस तटबंध बनाते हैं, फिर तटबंध टूटता है, फिर आप तटबंध बनाते हैं, फिर तटबंध टूटता है, और इसी इकोनॉमी में काम चलते रहता है। क्योंकि आज भी जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जिन लोगों को बाढ़ से लड़ने का एक्सपीरियंस है, आप काजीरंगा के गांव में जाके देखिए, कोई भी मकान जमीन पर नहीं बनाता। सब जो अंग्रेजी में स्ट्रीट्स कहते हैं, मतलब खंभों पे बनाते हैं मकान, क्योंकि उनको पता है कि अगर खंभों पे मकान बनाएंगे तो पानी नीचे से आराम से बह। अच्छा, वो लकड़ी की बल्लियों पे, जैसे जो तस्वीरों में हम देखते हैं। तो जिसको जी तो स्ट्रीट जो कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रीट्स कहते हैं, तो उस पे मकान बनाते हैं। उनका शेप, उनका डायरेक्शन भी पानी के बहाव के हिसाब से होता है। अब क्या हो रहा है कि पानी आता है और पानी जाता नहीं है, क्योंकि कई जगहों में ये एम्बैंकमेंट इस तरह से बने हैं। हमें लोकल कम्युनिटीज को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि एक्सपर्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तब तक संभव नहीं होगी जब तक आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आप लोकल कम्युनिटी से बात करिए, आप जाके देखिए धेमाजी में किस तरह से लोकल लोगों ने, शामकानू साहब ने जो कहा कि जो रिलीफ सेंटर है, जो बाकी 6 महीने आपको वो, चाहे वो मतलब शादी के लिए यूज हो या कम्युनिटी फंक्शंस के लिए यूज हो, चाहे बिहू की तैयारी के लिए यूज हो, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर सब लोग खुद ही बना रहे हैं। धेमाजी में आपको, धेमाजी असम का बाढ़ प्रभावित जिलों में सबसे ऊपर में से एक होगा। इस साल कम है, लेकिन धेमाजी ऐतिहासिक तौर पर बहुत बुरा बाढ़ आता है। धेमाजी में
वहां पर लोगों ने अपने अपने पैसे मिलाकर लोगों ने ये बनाए हैं, सेंटर्स बनाए, जहाँ की रिलीफ सेंटर्स बनाए हैं इस तरह से। आपको बोरपेटा में जाके देखिए, एक हमारे सहयोगी हैं अब्दुल कलाम, सहयोगी ने एक दोस्त है हमारे अब्दुल कलाम आजाद, उनके झाई फाउंडेशन ने कितने मतलब लोगों से पैसा जमा जमा कर करके हाईलैंड बनाया था। वो बाकी साल वो हाईलैंड वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो बनाए गए हैं इसीलिए ताकि जब बारिश की पानी हो या फ्लड हो तो यहाँ पर लोग रह सके। रही बात भूटान से पानी छोड़ने की, जो शामकानू साहब ने कहा कि एक बार जो कुरिचू डैम जो है, जैसे पानी छूटता है, जो बिक्री में आता है, उसके बाद बरपेटा की हालत बुरी होती है। आप देखिए इसको सिद्धांत जी, कितना जरूरी है अंतरराष्ट्रीय तौर पर इसके ऊपर काम करने का। भूटान से पानी जो आता है वो 10 दिन बाद बांग्लादेश तक बाढ़ फैलाता है। ये पानी को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बरपेटा में रुक जाएगा, पानी आगे जाता है। तो ये वहां से लेके यहाँ तक कनेक्शन है। हमको एक इंटरनेशनल आइडियल लेवल पे काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ असम का समस्या नहीं है, ये बाढ़ की समस्या जो है ये सारा पूरे भारत की समस्या होनी चाहिए, क्योंकि असम में जो डैमेज होता है उससे क्या बाकी भारत को नुकसान नहीं होता। आप खेती की बात करते हैं, आप अगर हर साल एक राज्य को, तो सब जानता है कि असम भारत के सबसे मतलब डेवलप्ड स्टेट्स में नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि हर साल असम की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। हर साल असम नए सिरे से शुरू करता है, फिर वापस मार्च अप्रैल आते आते इसी बात का डर रहता है कि भैया इस साल बांध पानी क्या होगा, तो क्या हालत होगी। पिछले साल यही किसान जो इस वक्त पानी में डूब रहे हैं, वो पिछले साल सूखे से जूझ रहे थे। और वो सूखे से क्यों जूझ रहे थे? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हुए हैं। कई इलाके ऐसे जहां दूर दूर तक इरिगेशन का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, बारिश नहीं होती तो वही किसान फिर धरे के धरे रह जाते हैं। अमित, हमारे पास एक नंबर है कि इतने सारे लोग प्रभावित हैं, अभी 26 लाख लोग, लेकिन 2 दिनों बाद वो संख्या बढ़ जाती है, उसमें 4 से 5 लाख का इजाफा होता है। 31 लाख लोग, मतलब दैट्स अ रैपिड इंक्रीज आई सी, उतना बड़ा इजाफा होता है प्रभावित लोगों की संख्या में। तो क्या ये संख्या जो बढ़ रहा है, भूटान से पानी आ रहा है जैसा अभी आप बता रहे थे, और तो क्या ये संख्या जब बढ़ेगी, अगर और क्या बढ़ने की और आशंका है, और बढ़ेगी तो असम के वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से जिले हैं, कौन सा हिस्सा है जिसको लेके अभी चिंता की जाए, जिसके बारे में फिक्रमंद हुआ जाए कि सर यहाँ पे अब दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग इस तरीके से फिर सोचना शुरू करें। अमित जी देखिए सिद्धांत जी, फिर वापस मैं वो मैप की बात करता हूँ जो अपर असम और लोअर असम जैसे आता है। तो देखिए अभी लोअर असम में बाढ़ आया है, लोअर असम में फिर से बाढ़ आएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्योंकि अब पानी मैनेज होता है, पानी प्राकृतिक तौर पर नहीं बहता। तो ये भी संभव है कि बरपेटा में अगले 1 महीने बारिश ना हो और फिर भी पूरा का पूरा बाढ़ से कवर हो सकता है अगर भूटान में बारिश होते रही, क्योंकि पानी वहां से छूटेगा। तो बरपेटा, आपको लोअर असम में बरपेटा अभी बाढ़ की संभावना है फिर से। अगर आप अपर असम की बात करें तो जैसे हम लोगों ने कहा, धेमाजी तो एक डिस्ट्रिक्ट है ही, धेमाजी के साथ साथ आपको जो उत्तरी तट है ब्रह्मपुत्र का, जो आपको सोनीतपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में बाढ़ हमेशा से आता रहा है। इन इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि इन इलाकों में आपको मतलब जुलाई अगस्त में बारिश ज्यादा होती है और इधर बाढ़ अमूमन आता ही है। जो इस बार जैसे कि अगर आप देखें कि एक मेन स्ट्रीम, मतलब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जब भी असम आती है तो उनके लिए काजीरंगा का बाढ़ बहुत जरूरी होता है। तो इस बार काजीरंगा का, जैसे आप लोगों ने शायद इतना नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इस बार काजीरंगा में अभी तक उस तरह से बाढ़ नहीं आई है। हालांकि पानी बढ़ा था जिसके कारण कुछ जानवर पलायन कर रहे थे, जिसके दौरान उनके हाईवे पर मौत हुई है, तो कुछ जानवर मरे हैं। लेकिन 19 में या फिर 17 में जैसे 100 जानवर मरे थे, वो हालत अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन काजीरंगा में बाढ़ आने की संभावना हर साल रहती है, इस साल भी है। तो इसका मतलब अगर काजीरंगा में बाढ़ हुआ तो आपको नगांव के कुछ इलाके, आपको मतलब विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट, ये इलाके, डेरगांव, जोरहाट, ये सब जगह जो है इनमें भी बाढ़ आने की संभावना रहती है। ये अभी भी संभावना बिल्कुल है, बाढ़ कहीं गया नहीं है। अभी हम अगले 2 महीने तक बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि यही देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ सिचुएशन बदतर होगी। मैं ये मानता हूँ कि एक चीज जो सरकार को सबसे पहले करनी है कि जिस तरह से उन लोगों ने सिलचर में पानी को साफ करने की मशीन को ले लेके डिलीवर किया साफ पानी, वो मशीनों को कम से कम असम के, देखिए एटिक जब बाढ़ अपनी चरम पर था तो 32 जिला के, मतलब समझ लीजिए 95% असम बाढ़ से प्रभावित था।
तो हमको और कोई डेटा की जरूरत नहीं है कि बाढ़ इस राज्य में क्या तांडव कर सकता है। तो इसके बाद आपको और क्या चाहिए भाई समझने के लिए कि हर जिले में, हर सब डिवीजन में आपको साफ पानी की सुविधा होनी चाहिए। और ये मैं जल जीवन मिशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें तो आपको सब कुछ, एवरीथिंग इज नॉर्मल, थिंग्स आर नॉर्मल। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो आपको जल जीवन के अंतर्गत जो सरकार कहती है कि हम पानी पहुंचा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो मिशन और प्रोजेक्ट काम नहीं करते, तब आपको रैपिड एक्शन काम करना पड़ता है। अगर अभी आप जितने भी जो, जैसा मैंने कहा, ऐतिहासिक तौर पर जिन इलाकों में बाढ़ आता है वहां पर ये जरूरत है कि एकदम वॉर फुटिंग पर, मतलब लड़ाई के लेवल पर पानी की सुविधा रेडी रहनी चाहिए, ताकि जब बाढ़ आए तो पैकेट की बारिश ना हो। हाँ, मतलब कि प्री फ्लड, पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट के साथ साथ प्री फ्लड भी करना पड़ेगा कि जहां पे नहीं आया वहां पर भी। बिल्कुल, प्री फ्लड मैनेजमेंट करिए तो पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट होगा ना। अगर आप प्री फ्लड मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पोस्ट फ्लड जो है वो, इसके बारे में मैंने भी कई लोगों को बोला है कि देखिए अभी रिलीफ के नाम पर रिलीफ इतना होता है कि कंपनसेशन जो होता है वो पीछे हो जाता है। अब आप बात कर रहे हैं, हम आंकड़ों को तो आंकड़ों की तरह देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आंकड़े तो इंसानों से जुड़े हैं। 90,000 हेक्टेयर में अगर खेत बर्बाद हुआ तो क्या इंसानों पर असर नहीं होगा? ये आप उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां पे पिछले 2 साल से पैंडेमिक ने भारत की अर्थव्यवस्था की ऐसी मतलब हवा निकाल दी। कृषि अर्थव्यवस्था की हालत, जब से मैं 36 का हूं, आप भी हमारे उम्र के, जब से हम होश संभाले तब से हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था की हवा निकली हुई है। 2001-2002 में लाख किसान सुसाइड कर रहे थे, तो 20 साल में हालात बदले नहीं है। उसके बाद हम भूल गए हैं कि असम में जितने भी कृषि लोग हैं, जिसमें कई लोग जैसे आदिवासी समुदाय से जो होते हैं, उनका पोल्ट्री का बिजनेस, पोर्क का बिजनेस, सुअर जो पालने की बिजनेस होता है। यहाँ पर पिछले 2 सालों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण हजार की तादाद में सुअर मरे हैं। और ये इकोनॉमी का मतलब, हमारे रूरल इकोनॉमी का मतलब स्पाइन है, और इसका कंपेंसेशन नहीं मिला। इस साल भी आपको क्या लगता है जिनका खेत बर्बाद हुआ उनको सरकार उचित मूल्य पर पैसा देगी? जी, ये फोटो ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन इतना दिखाते हैं, हर पेज पर इतना होता है, हर नेता यही करते रहता है कि भैया जैसे पानी निकलता है ना, लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि जिनके खेत बच गए, जो इंसान बच गए, उनको क्या सहूलियत दी जाएगी। कंपनसेशन नहीं होता है, रिलीफ ऑपरेशन पे सब होता है। मुझे गांव गिरात की कहावत याद आती है, जो कहा जाता है कि आती बाढ़ जितनी खतरनाक होती है, जाती हुई बाढ़ भी उतनी ही खतरनाक होती है। मतलब लौटती हुई बाढ़ जो होती है वो भी इतनी ही खतरनाक होती है। और अब यहाँ पर और ज्यादा, क्योंकि हमको पता भी नहीं है बाढ़ कब जाएगी। जी, शामकुनु जी, मैं जो सवाल मेरा अमित से था कि ये जो जनसंख्या एक बढ़ी हुई हम देख रहे हैं, जो अफेक्टेड है इस बाढ़ से, जो रैपिड इंक्रीज है, उसको बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको मतलब कि और आगे नुकसान ना हो, व्हाट आर द इमीडिएट स्टेप्स? फौरी तौर पे सरकार को क्या कदम उठाने होंगे कि ताकि प्रभावितों की संख्या में और इजाफा ना हो? सर, फर्स्ट थिंग है, अभी फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड आया है, दिस इज फर्स्ट वेव, और इसके बाद अभी इफेक्ट है। इसको असम गवर्नमेंट बात करना है पावर प्लांट के साथ, उसका वाटर रिलीज का पोजीशन है। भूटान के साथ बात करना, अमित जी ने ठीक ही बोला, इंटरनेशनली इट हैज टू बी टेकन अप, उसके साथ लेके उसका फ्लड रिलीजिंग टाइमिंग की बात करना है। और मुझे लगता है फर्स्ट वेव इज ओवर। अभी धीरे धीरे एक 10 दिन में आदमी लोग रिटर्न आ सकते हैं, 10 दिन में। अभी जो सेकेंड वेव आएगा जुलाई मिड में, थर्ड वेव आएगा अगस्त में। तो सेकेंड वेव में कहाँ आएगा? अभी इस बार, उस दिन मैंने नारायण शर्मा से बात किया था, एक IIT एक्सपर्ट, वो बोल रहे इस बार इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के कारण। तो जो क्लाइमेट चेंज के कारण फर्स्ट इम्पैक्ट मुझे लगता है सिलचर में आया, दिमाग आसाम में आया, इस एरिया में आया। सेकेंड इम्पैक्ट मुझे लगता है अपर असम में आएगा। तो अपर असम के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ में वल्नरेबल पोजिशन है, उसमें अभी जो वल्नरेबल पोजिशन को अभी पहले से, ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप जानते हैं यहाँ में ब्रिज कर सकते हैं इतना मिलीमीटर से भी। देखिए हमारा जो एम्बैंकमेंट डिजाइन किया गया है वो जो 1000 मिलीमीटर रेन के लिए डिजाइन नहीं किया गया, उसको शायद एक दिन में मैक्सिमम 400 मिलीमीटर रेन के लिए डिजाइन किया था। तो अभी ये ओवर टॉपिंग का जरूरत है। हमारा जो एम्बैंकमेंट है वो क्लाइमेट चेंज के लिए रेडी नहीं है। 1960 का एम्बैंकमेंट वो डिजाइन किया था 300 साल, उस समय इतना बड़ा रेन नहीं हुआ था। तो जो एम्बैंकमेंट डिजाइन करता है लास्ट 10 साल का वाटरफॉल डिजाइन करता है। अभी सिचुएशन एब्सोल्युटली डिफरेंट, इट्स अ टेक्निकल इशू। अभी इतना जोर से पानी आएगा इसके लिए आप रेडी नहीं है।
तो अभी इसीलिए जरा विजन चाहिए, इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए अभी विजन चाहिए कि अभी आपको नेक्स्ट लेवल 1000 मिलीमीटर रेन आने से शिवसागर में क्या होगा, जो अमित जी ने बोला है, जो मेन एरिया है धेमाजी ढुकुआ खाना में क्या होगा, अभी से प्रिपेयर करना है। वो ब्रीथ करने से अभी से, और एक शेल्टर होम जो लोकली बना रहा है, गवर्नमेंट का काम है शेल्टर होम बनाना। गवर्नमेंट है तो सेट, गवर्नमेंट किस लिए काम है, गवर्नमेंट है टू क्रिएट दिस शेल्टर होम। शेल्टर होम अभी से रेडी कीजिए, डिब्रूगढ़ एटलीस्ट इन अपर असम में, मुझे लगता है अपर असम नॉर्दर्न असम में रेडी करना होगा। तब इतना अभी देखिए, मेरे लिए फ्लड इज नॉट पॉसिबल, फ्लड इज अ प्री इवेंट। फ्लड को पहले से रेडी करना है। एक लेवल का फ्लडिंग होगा ही, एक लेवल फ्लडिंग असम के लिए जरूरी है। जो आपको लेट मी एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लडिंग जरूरी है, इसीलिए जरूरी है हमारा जो सॉइल इतना फर्टाइल है ये फ्लड के कारण। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लड असम का सॉइल के लिए जरूरी है। ये एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लड खराब है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं नेवी, उसको कम कर सकते हैं, और उसके साथ सहवास्तान, उसके साथ लिविंग विद फ्लड, एक साथ रहना का, यही हमारा स्ट्रेटेजी होना पड़ेगा। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लानिंग करना है कि नेक्स्ट रेनफॉल कहाँ हो सकता है, किस लेवल में हो सकता है, और कैसे हम कहाँ ब्रिज हो सकता है। उसको प्लानिंग करने से इतना डेवस्टेशन नहीं होगा। इस बार जितना डेवस्टेशन हुआ है, असम का इकोनॉमी 10 साल पीछे चला गया। इस साल का जो डेवस्टेशन जो अमित ने बहुत बढ़िया से बताया है, 10 साल पीछे चला गया। तो इसीलिए एक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हिमांशु विश्व शर्मा साहब बोलता है कि असम को देश में टॉप 5 स्टेट में लाना है। इससे सबसे बड़ा चैलेंज फ्लड का जो इम्पैक्ट है। असम अदरवाइज अभी अच्छा है, सिचुएशन कनेक्टिविटी अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन एक फ्लड को लिए कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होने से असम का प्रॉब्लम हर दिन होते रहेगा। मेरे लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और प्रिवेंटिव मेजर जरूरी है। यानी जहां पे पानी नहीं पहुंचा है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से, क्योंकि अभी ये पहली ही वेव है। इसके बाद कई सारी चीज़ें, कई सारी तैयारियां और कई सारे वेव आने बाकी हैं। हम लोग रुख करेंगे हमारे सहयोगी निखिल वाट का। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। निखिल, सबसे पहले आप वहाँ पे गए, आपके वीडियोस और आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं। आप और मोहन काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं। इस समय असम में स्थिति क्या है वहाँ पे दिक्कत, क्या लोग फिर क्या फेस कर रहे हैं, मतलब बाढ़ को लेकर, और तमाम जो रोज़मर्रा के काम हैं वो किधर जा रहे हैं? सिद्धांत, ललन टॉप की जो कवरेज है वो शुरू होती है 27 जून से, और 27 जून को जब ललन टॉप असम की ओर रवाना हुआ बाढ़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो अब फीलिंग ये थी कि बाढ़ का पानी अब रिसीड कर रहा है, बाढ़ की स्थिति इम्प्रूव हो रही है। तो हमें उस तरह के दृश्यों की उम्मीद थी। लेकिन जब हम लोअर असम में बारपेटा ज़िले में जाते हैं, हम देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति सुधरती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन इतना पानी अब भी भरा हुआ है, ये तब की बात बता रहा हूँ मैं 27 तारीख की, कि उसमें किसी का गुजारा चल ही नहीं सकता है। पूरी तरह से कम्युनिकेशन ध्वस्त है। इंटीरियर इलाकों में जब हम पहुँचे तो कहीं 1 दिन पहले बिजली आई है, कहीं 2 दिन पहले बिजली आई है, जो कि तकरीबन 1.5 हफ्ते से बंद थी। रास्ते इतनी जगह से टूट गए हैं कि गुजारा नाव से ही हो पा रहा है, और बड़े परेशान हैं लोग, क्योंकि उन तक के बहुत सारी जगह पे मदद नहीं पहुंची, या फिर मदद पहुंची है तो पूरी नहीं पहुंची है। इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करके जब हम आगे बढ़ते हैं और कछार की तरफ जाते हैं, तो कछार में भी पहली बार सुनने को यही मिलता है। कछार, दर्शकों के लिए बता दें, सिलचर जो शहर है वो कछार का हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वही है। तो जाते हैं तो वहाँ भी फीलिंग यही है कि यही हमको बताया गया था कि बाढ़ का पानी उतर रहा है। लेकिन हुआ ये कि जब हम कछार ये सोचते हुए पहुँचे कि बाढ़ की स्थिति इम्प्रूव हो रही है, तब ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि लोअर असम में फिर से पानी बढ़ रहा है। कई ज़िले हैं, नगाँव है, तेजपुर है, जहाँ पे बाढ़ का पानी चढ़ने की खबरें आई। और जब हमारी कवरेज पूरी होने को हुई कछार ज़िले में, तब तक की स्थिति ये हो गई कि जो हम पहले कह रहे थे कि बाढ़ की स्थिति अब इम्प्रूव हो रही है, अब वो बदल गया, बाढ़ की स्थिति दोबारा ग्रिम हो गई है। ऑर्डर बस चेंज हो गया है जो सबसे प्रभावित ज़िले हैं उनका। पहले ये था कि बारपेटा सबसे प्रभावित ज़िला था, दूसरे नंबर पे कछार था, और फिर नगाँव जैसे ज़िले थे जहाँ पे पानी चढ़ता है, हर साल बाढ़ आती है। अब वो ऑर्डर रिवर्स हो गया है, सबसे प्रभावित कछार ज़िला है, और फिर नगाँव, और फिर बारपेटा। इस ऑर्डर के रिवर्सल के पीछे हमारी फीलिंग ये है, मैं और मोहन जब गए कवरेज के लिए, और हम उसके असम राइफल्स की श्रीकोना बटालियन के साथ में अटैच होके जो रिलीफ के लिए सेना के कॉलम्स होते हैं उनके साथ में गए, तब हमने कई गांव वालों से ये सुना कि ये आज पहली बार है कि बाहर से उन तक के कोई मदद पहुंची है, और फौज ही पहुंची। इससे पहले कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उन तक के नहीं पहुंची थी। तो
और सेना को भी वहां तक पहुंचने में जब से रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं कुछ वक्त लग गया। तो ये आपको बताता है कि बाढ़ की स्थिति कितनी विकराल थी। और यही वजह है शायद कि जैसे जैसे अब इंटीरियर इलाकों में सेना, असम राइफल्स और एनडीआरएफ और इस तरह की एजेंसियां पहुंच पा रही हैं, तो उनको शायद एक स्केल का अंदाजा वो अपडेट हो रहा है कि कितना नुकसान बाढ़ से हुआ है, कितने लोग प्रभावित हैं। अच्छा निखिल, हर जो घटना होती है, हर जो इस तरह की त्रासदियां होती हैं, उनका एक ह्यूमन एंगल भी होता है। वहाँ पे रिलीफ और वहाँ पे ह्यूमन एंगल ही सबसे बड़ा एंगल होता है। एक क्या ऐसे क्या करेक्ट करे कहूँ तो ह्यूमन एंगल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो क्या है वहाँ की बाढ़ का, वो एंगल क्या है? कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जिस समय, जैसे अब हमारी अमित से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि CA-NRC की लड़ाई है, लेकिन असम की बाढ़, असम की मवेशियों की दिक्कतों के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वहाँ पर आपने ग्राउंड पे आपकी क्या फाइंडिंग रही है इस पूरी त्रासदी को लेकर? आपने ह्यूमन एंगल के बारे में आप सिद्धार्थ पूछ रहे हैं। मेरा और मोहन का एक्सपीरियंस यही रहा कि फ्लड पूरी तरह से एक ह्यूमन एंगल पे ही बेस्ड है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको जिस तरह से बाढ़ हम समझते हैं, जिन्होंने नहीं देखी या जो कभी ऐसे बाढ़ के इलाकों में, या नॉर्थ बिहार हो गया, बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नहीं गए, मेरे लिए भी पहला अनुभव था। इस स्केल पे मैंने बाढ़ अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। तो हमें ऐसा लगता है कि एक फ्लैट लैंड है और उसमें पानी बहुत आ गया, तो उसमें पानी खड़ा हो गया, तो थोड़ा घुटना भर होगा, कमर भर होगा, यही उसको बाढ़ बोलते हैं। नाव चलती है, उसमें से आपको खाने को बिस्किट और ये सब मिल जाता है ना। इस तरह से बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ में आप अंदर जाएंगे तो आपको, जब आप जमीन पर होते हैं, किसी एक छोटी स्ट्रिप पर चल रहे होते हैं जिसके अगल बगल पानी है, आप उसका स्केल पकड़ नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं वहां तक के पानी है, उसके आगे का आपको अब मालूम नहीं है। उसका वो आपके दिमाग पर तब हावी होना शुरू होती है जब आप लगातार हिंटरलैंड में चले जा रहे हैं और आपकी आंखों से पानी दूर ही नहीं हो रहा है। तब आपको पता चलता है कि ये कितना बड़ा इलाका है जो डूब गया है। मोहन और हम पूरे पूरे दिन ट्रैवल करते थे और पूरे पूरे दिन कपड़े भीगे होते थे और पूरे दिन हम पानी ही देख रहे होते थे। वो स्केल है। और ऐसी समय में, जबकि टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, असम में 32 से 35 होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी 98% तक के चली जाती है, तो आपका खड़े रहना बहुत मुश्किल है। आप अगर किसी से बहुत देर बात कर लेंगे, आपको पसीना आ जाएगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाहर से गए हैं। फिर तो ये एक एग्जॉस्टिंग चीज़ है। पूरे सब कुछ गीला है, सब कुछ गीला है, कपड़े गीले हैं, घर में तो पानी ही भर गया था। अगर घर से पानी उतरा है तो वो घर अभी भी गीला बना हुआ है, आपका आंगन गीला है, जो पशुओं का चारा है वो गीला है, कुछ सूखने का नाम नहीं ले रहा है। और इस समय पे जितनी समस्याएं हो सकती हैं इस नमी से, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो दूसरी बीमारी हो, उस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आप सोचिए, अगर आपके पास में सूखे कपड़े नहीं है तो आप नहा भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होकर चलती हैं। आपके पास अब आप भी हैं, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके पास में थोड़ा बहुत सामान हो सकता है, कुछ डक्स हो सकता है बकरियां हो सकता है कुछ पशु हो। अब आप उनको छोड़ के कहाँ आएंगे? आप रिलीफ कैंप चले जाएंगे, आपके पशु कहाँ रहेंगे? तो बेचारे अब जो लोग पनाह लेने के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ अपने जानवर भी लेके चल रहे हैं। अब रिलीफ कैंप में ऑब्वियसली उतनी जगह तो नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। तो ये बेचारे क्या करते हैं कि जो असम में रोड्स ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं ताकि वो डूबे नहीं, तो ये लोग रोड पर आकर के ऐसे टेंट्स लगाते हैं, बैम्बू से देकर के एक लाइन, और फिर उसके ऊपर टारपुलिन डालते हैं और वहां अपने पशु रखते हैं और बेचारे खुद भी वहीं रहते हैं, क्योंकि वो उनका ध्यान कौन रखेगा। ये एक चीज है। फिर बहुत छोटी छोटी चीज होती है। आप बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आदमी भूखा रह सकता है लेकिन आदमी प्यासा नहीं रह सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हर तरफ पानी है लेकिन साफ पानी कहीं पे भी नहीं है, कहीं नहीं है। जो क्योंकि हैंडपंप जो है, आप सोचिए गांव का, वो अब डूबा है 8 फीट पानी में, 10 फीट पानी में, वो उसमें से आप निकाल नहीं सकते हैं। जो पानी आपके इर्द गिर्द है, आपको मालूम नहीं है कि वो कितना साफ है। कोई फिल्टर आप अपने साथ में लेकर के नहीं रखे हुए हैं रिलीफ कैंप में। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, सरकार अपने एंड से जो कर रही है वो दूसरी चीज़ है। तो मतलब जो खुद का सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं बाढ़ में, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पीने का पानी आपके पास में नहीं है। फिर ये हो सकता है कि सरकार की रिलीफ आप तक के पहुंची हो, बहुत लोगों तक नहीं पहुंची है। जनरली लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उन तक रिलीफ पहुंची है बारपेटा में, कछार में नहीं। कछार में बहुत जगह पहुंचने की है, रूरल में। अब आपके पास चावल आ गया है, थोड़ी सी आपके पास में दाल आ गई है, लेकिन जो रिलीफ है,
जो ASDMA में हम जाके मिले थे, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, वहाँ हमें बताया गया कि हम तेल का भी प्रावधान किया गया, नमक का भी प्रावधान किया गया। हम फील्ड पे जाके पूछ रहे हैं, चावल मिला है, नमक मिला है, दाल मिली है, लेकिन तेल नहीं मिला है। बारपेटा में जितने लोगों से हमने बात की है उनका अनुभव था, सबका नहीं बता सकता। तो अब ये बड़ी अजीब चीज़ है कि आप इसको पका करके खाएंगे कैसे? अगर आप कुछ भी थोड़ा सा आप चाह रहे हैं कि थोड़ा तेल तो आपको चाहिए ही होता है खाना बनाने के लिए, आपके पास में वो नहीं है, नमक है वो भीग गया है। अच्छा ठीक है, जिसके पास में तेल भी है, चावल भी है, दाल भी है, नमक भी है, उसके पास में चूल्हा नहीं है, या चूल्हा है तो उसके लिए सूखी लकड़ी नहीं है, क्योंकि सब कुछ भीगा हुआ है। तो मुर्गियों की तरह मैंने लोगों को ऐसे कचरा बीनते हुए देखा है कि वो थोड़ा 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 जो मिल रहा है उसको वो ला करके रखते हैं, और उसको भी टेंट के अंदर रखते हैं क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, और उसको जलाते हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके पास में गैस चूल्हे हैं और उनके पास में सिलेंडर भी है। हमें ये बताया गया कि जब बाढ़ आई और कनेक्शन सब तरफ से कटा बारपेटा में, तो सिलेंडर का भाव डबल हो गया था, 2200 और 2500 सिलेंडर बिका है। इसी मौके पे कौनती है केदार जी की कविता, केदारनाथ सिंह। उनकी कविता है पानी में घिरे हुए लोग शीर्षक है, और कविता कुछ ऐसे है कि पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। ये कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह ज़रूर मिल जाती है, थोड़ा सा आसमान। फिर वे गाड़ देते हैं खंभे, तान देते हैं बोरे, उलझा देते हैं मूंज की रस्सियां और टाट। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध, वे ले आते हैं आम की गुठलियाँ व खाली टिन, भुने हुए चने, वे ले आते हैं चिलम और आग। फिर बह जाते हैं उनके मवेशी, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति। घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी, घोड़े, फूल पत्ते, पाट पटोरे सब बह जाते हैं। मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते, वे हर कीमत पर अपनी चिलम के छेद में कहीं न कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। फिर डूब जाता है सूरज, कहीं से आती है पानी पे तैरती हुई लोगों के बोलने की तेज आवाज़ें, कहीं से उठता है धुआं पेड़ों पर मंडराता हुआ, और पानी में घिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। वे जला देते हैं एक टूटी लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पे, ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे। फिर उस मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डाले हुए वे रात भर खड़े रहते हैं, पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के खिलाफ। सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक। आप देख रहे थे नेता नगरी। शुक्रिया।